हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बॉर्न हैबर साइकिल के बारे में। बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का पहला पेपर जो है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस के एक और लेक्चर को लेकर आ चुके हैं। इस लेक्चर में हमें समझना है बॉर्न हैबर साइकिल के एग्जाम्पल के बारे में। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में बहुत सारे टॉपिक्स पर बात कर लिया है। इस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने कवर किया था कि लैटिस एनर्जी क्या होता है और बॉर्न हैबर साइकिल क्या होता है। तो इसके बाद इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि बॉर्न हैबर साइकिल का एग्जाम्पल क्या होगा और उसका कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, उसके बारे में समझेंगे। और पिछला लेक्चर थोड़ा बड़ा होने लग गया था, नहीं तो उसी लेक्चर में हम इसको भी कवर कर देते। तो इसलिए इस लेक्चर को अलग से हम बना रहे हैं, डेडिकेटेड वीडियो बना रहे हैं। तो बिना देरी किए आइए चलते हैं अपने नोटबुक पर। मेरा नाम है ऋषभ सिंह, आइए चलिए कुछ पढ़ लेते हैं। तो अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, तो अब शांतिपूर्वक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ। कॉपी और पेन लेना नहीं है तो एक रफ कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ, जिससे कॉन्सेप्ट जो हम समझाएं उन सभी चीज़ों को नोट कर सको। जब नोट्स बनाना रहे तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही तरह के नोट्स प्रोवाइड करेंगे। आप जिस तरह के चाहें, चाहे हिंदी में लिख सकते हैं या इंग्लिश में लिख सकते हैं। बेसिकली हम यही रिकमेंड करेंगे कि आप अगर हिंदी मीडियम से आए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में, तो आप क्या करिए, पहले हिंदी और इंग्लिश जैसे कि हम लिखवा रहे हैं ऐसे रूप में लिखिए। नंबर पूरे मिलते हैं, कोई कट आउट नहीं होती, इसलिए हम ये रेकमेंड करेंगे। लेकिन आपकी जो सुविधा लगे वो आप कर सकते हैं, कोई मुझे दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं बॉर्न हैबर साइकिल के बारे में। अगर आप लोग हमारे पिछले लेक्चर को नहीं देखे हैं कि बॉर्न हैबर साइकिल क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है या क्या बताता है, तो आप ज़रूर देख लीजिए। आई बटन पर आपको मिल ही जाएगा या डिस्क्रिप्शन में गए होंगे लिंक पर, तो वहाँ पर आपको मिल गया होगा। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बॉर्न हैबर साइकिल के एग्जाम्पल के बारे में। यही कॉन्सेप्ट हमें एग्जाम्पल पर लगाना है कि एग्जाम्पल क्या है, यही सेम चीज़ हमें समझाना है, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। कॉन्सेप्ट उपयोग करेंगे, एग्जाम्पल पर वही दिखाएंगे। जैसा कि हमने यहाँ पर समझाया था कि जब हम इसके एग्जाम्पल को लेंगे और कॉन्सेप्ट समझाएंगे तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो अगर आप लोग वीडियो कंटिन्यूअसली देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और हम बात कर चुके हैं लैटिस एनर्जी के बारे में। लैटिस एनर्जी क्या होता है समझा चुके हैं। तो बॉर्न हैबर साइकिल में लैटिस एनर्जी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, इस चीज़ के बारे में हमने बताया है और लैटिस एनर्जी को हमने बहुत ही अच्छे से समझाया था, ठीक है। तो बॉर्न हैबर साइकिल को एक बार थोड़ा सा हम रिकैप कर देते हैं। देखो, बॉर्न हैबर साइकिल क्या कहता है समझो। जब स्टेबल आयनिक बॉन्ड बनता है तो उससे कुछ एनर्जी निकलती है, ठीक है। और वही एनर्जी जब दिखाना रहता है, वो एनर्जी में जो परिवर्तन हुआ रहता है, जो उस एनर्जी परिवर्तन को जब दिखाना रहता है, तो बॉर्न और हैबर ने यह रिसर्च किया था। तब उन्होंने एक साइकिल दिखाया था। तो उन्होंने बताया कि हम एक साइकिल दिखा सकते हैं कि जब कोई आयनिक बॉन्ड बनता है तो वह कैसे कैसे अपने एनर्जी में बदलाव करता है। तो उसी को ही हमने कहा कि बॉर्न हैबर साइकिल है, ठीक है। और यह बॉर्न हैबर साइकिल जो होता है यह हेस के नियम पर आधारित है। हेस का नियम आप लोग पढ़ चुके होंगे, क्योंकि हम अपने पिछले वीडियो में ही रेकमेंड किए थे। और नहीं पढ़े हैं तो जरूर पढ़ लीजिए, हेस का नियम पर ही आधारित है। नहीं पढ़े होंगे तो भी कोई बात नहीं, अभी हम आगे बता देंगे, हेस का नियम भी कवर कर देंगे, ठीक है। और फिर क्या कहा कि जो कोई भी, अभी जब हम समझाएंगे तो उसके बाद हीट ऑफ फॉर्मेशन के बारे में समझाने के, तो क्या कहा बॉर्न हैबर साइकिल के अकॉर्डिंग जो होता है, उन्होंने कहा कि पहले स्टेप में, कि जब हम पहले स्टेप में रहेंगे तो हमें पहले देखना है कि जो हमारे एलिमेंट के एटम हैं वो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है या गैसियस स्टेट में है। हमें इन तीन चीज़ों पर चेक करना है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। अगर गैसियस स्टेट में है तो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर सॉलिड और लिक्विड स्टेट में है तो पहले उनको
फोर्स लगाइए, उनको बदलिए, उन पर एनर्जी खर्च करिए, जो भी करना है करिए, उनको पहले आप गैसियस स्टेट में लाइए, सॉलिड और लिक्विड स्टेट में है तब। फिर उसके बाद क्या करना है, जब गैसियस रूप में आ गए तो उनका क्या करना है, या तो उनमें एक इलेक्ट्रॉन डालना है या तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करना है जिससे वो आयनिक हो जाए, ठीक है। अब जब वो आयनिक में रूप में बदल गए तो उनके बीच एक बॉन्ड को बनाना है, उनके बीच एक बंध को बनाना है जो आयनिक बॉन्ड हो, और इसी के आधार पर ही बॉर्न हैबर्ट साइकिल ने एक एग्जाम्पल बनाया, ठीक है। तो उन्होंने रिसर्च किया था NaCl पर, ठीक है। तो हम उसी जो उन्होंने रिसर्च किया था वही हमारे स्टैंडर्ड जो बुक्स होते हैं वो सभी अप्लाई करते हैं, तो उन्हीं चीज़ को हम समझाएंगे भी उसी एग्जाम्पल के बारे में। तो पहले एग्जाम्पल का तौर पर लिखिए EG, ठीक है। EG मतलब क्या, एग्जाम्पल। देखो समझो, हर एक चीज़ को नोट करो, समझो, जिससे कॉन्सेप्ट आपका बने, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या किया कि पहले हम जो लिख रहे हैं उस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखना। पहले उन्होंने क्या किया कि बॉर्न हैबर क्या किए कि उन्होंने सोडियम लिया, सोडियम यानी कि Na, और यह नेचर में हमेशा सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। तो यानी कि Na जो होता है वह सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, इसलिए हमने स्मॉल s से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब देखो उन्होंने लिया क्लोरीन गैस, ठीक है, यानी कि क्लोरीन गैस जो नेचर में जब पाया जाता है तो वह Cl2 के रूप में पाया जाता है, तो उन्होंने उसका आधा कर दिया, ठीक है। और यह जो होता है यह गैस के रूप में होता है, इसलिए G हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो, बहुत ही आसानी से हम समझाने वाले हैं, तो जरा ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर क्या किए कि हीट ऑफ सब्लिमेशन अप्लाई कर दिए। हमारा क्या काम है, पहला काम क्या था, हमने क्या समझाया था कि जो हमारा कोई भी जो हम एलिमेंट का एटम ले रहे हैं उनको हमें या तो अगर वह सॉलिड में है या लिक्विड में है तो उसको हमें गैसियस स्टेट में बदलना है। तो जो हमारा सोडियम है या सॉलिड स्टेट में है तो इसको हमें गैसियस स्टेट में बदलना है, और जो क्लोरीन है यह ऑलरेडी गैसियस स्टेट में है तो इसको वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखो जब हम एक चीज जानते हैं, केमिस्ट्री में हमने हाई स्कूल में ही पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जब कोई भी पदार्थ सॉलिड स्टेट में होता है और उसको गैसियस स्टेट में लाया जाता है तो वहां पर ऊर्ध्वापातन रिएक्शन कराया जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हीट ऑफ सब्लिमेशन डाल दिया, यानी कि ऊर्ध्वापातन की ऊर्जा हमने डाल दी, ठीक है। तो इसको जब हमने लगाया इस पर तो यह जो हमारा सोडियम है वह किस में बदल गया, इस बार गैसियस स्टेट में बदल गया, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्या हमने किया। उसके बाद यहाँ पर हमने 1/2 Cl2 को ऐसे ही छोड़ दिया, यह गैसियस स्टेट में ऑलरेडी है तो ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने किया कि इसमें अब जो हमारा यहाँ पर अगर देखा जाए तो Cl2 यह नेचर में Cl2 के रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो यह यानी कि दो एलिमेंट एक दूसरे से जुड़कर एक कंपाउंड यानी कि मॉलिक्यूल एटम बनाए हैं, ठीक है। दो एटम जो मिले हैं वो एक मॉलिक्यूल बना लिए। तो जब ये मॉलिक्यूल बनाए हैं तो इनको अलग अलग तोड़ने के लिए, दोनों क्लोरीन एटम को अलग अलग करने के लिए यहाँ पर हीट ऑफ डिसोसिएशन लगा दिए, यानी कि वियोजन की ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं HD/2, ठीक है, यानी कि हीट ऑफ डिसोसिएशन। और चूंकि यहाँ पर दो क्लोरीन एटम है तो उसमें हमें थोड़ी कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ी, इसलिए HD/2 लिख देते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो देखो अब जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जो सोडियम एटम है वह तो गैसियस स्टेट में बना ही था तो हमने गैसियस स्टेट में लिख दिया, लेकिन जो हमारा क्लोरीन एटम है वह एक एलिमेंट के रूप में आ गया और यह गैसियस स्टेट में है इसलिए इसको गैसियस स्टेट में हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने सोडियम पर जो Na है उसको हमने क्या किया, ध्यान से समझो, अब यहीं से समझने वाली चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सोडियम पर हम कुछ एनर्जी लगा रहे हैं,
यानी कि हमारा जो टारगेट है वो चीज़ ध्यान से सुनो। हमने क्या किया, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहा। एक इलेक्ट्रॉन को जब हम निकालते हैं तो उसमें कुछ एनर्जी या तो लगती है या तो निकलती है, ठीक है। तो उस एनर्जी को ही हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। ये सभी चीज़ें समझाता कोई नहीं है, लेकिन समझने वाली चीज़ यही है। और आप लोगों के तो मतलब समय में ही कुछ सिलेबस कम कर दिया गया है, इस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी, हीट ऑफ डिसोसिएशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये सभी चीज़ें बुक में दी ही नहीं हुई है, आपके सिलेबस में ही नहीं रखा गया। लेकिन चीज़ों को समझो, जब किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है तो उसमें जो एनर्जी लगती है उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन जब किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन को डाला जाता है तो उस सिचुएशन में जो एनर्जी लगती है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और यह जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है वह निगेटिव के रूप में लिखा जाता है। तो इस दशा में जब इस सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए तो यहाँ पर हो गया Na+, क्या बन गया, Na+। और यह गैसियस स्टेट में है, इस वजह से इसको हम गैसियस स्टेट में ही रखेंगे। और जो हमारा क्लोरीन एटम है उसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन को डाल दिया, तो इस वजह से यहाँ पर Cl- हो गया और यह गैसियस स्टेट में ऑलरेडी है, ठीक है। अब देखो, जब हमने क्या किया, सोडियम का सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में बदला, पहला स्टेप यही था। दूसरा स्टेप में क्या कहा था ये कि आप गैसियस सिस्टम को उनके आयन के रूप में बदलिए, हमने आयन के रूप में भी बदल दिया। अब क्या करना है कि हमें उनके आयन को आपस में मिलाकर एक बॉन्ड बनाना है, ठीक है। तो जब दो फ्री गैसियस आयनिक एटम्स हैं तो इनके अगर एक मोल मात्रा मिलाकर एक आयनिक कंपाउंड बनाना है, यानी कि NaCl अगर हमें बनाना है और यह NaCl सॉलिड स्टेट में होगा, तो इस दशा में जो एनर्जी निकलती है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी। क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी। इसी को ही हमने समझाया था कि लैटिस एनर्जी क्या होती है। तो जब दो फ्री गैसियस आयंस एक दूसरे से जुड़कर एक आयनिक कंपाउंड बनाते हैं जिसकी मात्रा 1 मोल होती है, तो उस दशा में जो एनर्जी मुक्त होती है उसको हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। वही चीज़ यहाँ हमने समझाया। अब हीट ऑफ फॉर्मेशन के बारे में हम जिक्र कर रहे थे, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ये कहता है कि जो हमारा एनर्जी होता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन, ध्यान से इस चीज़ को समझ लो, जब यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर हम आते हैं तो इस दशा में जो एनर्जी लगती है उसको ही हम कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन, और इसको हम -U से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई होगी तो अभी फिर से हम समझाएंगे। अब इसके चीज़ों को लिखते हैं, नहीं तो समय ही खत्म हो जाएगा। तो देखो, यहाँ पर हम लिखते हैं सॉलिड Na एंड Cl2 जो हमारे पास है गैस में, ठीक है, गैस के सॉलिड NaCl में परिवर्तन को बॉर्न-हैबर साइकिल द्वारा, BORN बॉर्न-हैबर साइकिल द्वारा, ठीक है, बॉर्न-हैबर साइकिल द्वारा क्या करते हैं, द्वारा निम्नलिखित प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, द्वारा फॉलोइंग टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं हमने यह दिखा दिया कि इस प्रकार से करते हैं। अभी इस चीज़ को हम अगर समय मिला तो फिर से जिक्र कर देंगे, ठीक है, इसको एक बार और समझा देंगे, लेकिन अभी चीज़ों को रोकते नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो अब हेस का नियम क्या कहता था कि हेस का नियम ये कहता था कि अगर किसी एक रिएक्शन में, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझाना है तो ज़रा यहीं पर हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। देखो, हेस का नियम क्या कहता है कि अगर एक स्टेप से, ठीक है, दूसरे स्टेप पर गए, आप तीसरे स्टेप पर गए और पहले ही कंपाउंड से
लास्ट वाले कंपाउंड पर चले जाते हैं। तो अगर यहाँ पर A ऊर्जा लगी है, B ऊर्जा लगी है और यहाँ पर C ऊर्जा लगी है, तो जो C का वैल्यू होगा वह A प्लस B के बराबर ही होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी U का टोटल वैल्यू है वह इनके सम के बराबर होगा। तो इसी वजह से यहाँ पर हेस का नियम कहा, अकॉर्डिंग टू हेस लॉ माइनस यू इज इक्वल टू एच एस यानी कि हीट ऑफ सब्लिमेशन प्लस एच डी बाई टू, ये जो h के नीचे d है और d के नीचे बाई टू है, ठीक है, हीट ऑफ डिसोसिएशन प्लस में यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब हम चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो लग रहा है, इस वजह से इसमें हम माइनस करेंगे ई ए, और जो यहाँ पर लैटिस एनर्जी है यह भी निकल रही है। देखो जो चीज़ें उसमें लग रही हैं, इस रिएक्शन में जिन एनर्जी को हम अपनी तरफ से लगा रहे हैं उसको हम प्लस में लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे H हीट ऑफ सब्लिमेशन, हमने सोडियम को गैसेस स्टेट में बदलने के लिए हम खुद अपनी तरफ से ऊर्जा दिए हैं, इस वजह से प्लस में लिखे। इसको भी हमने क्या किया, क्लोरीन एटम को डिवाइड किया, इसलिए अपनी तरफ से ऊर्जा लगाए, इस वजह से यहाँ पर हमने लिखा HD/2 प्लस में। और आयोनाइजेशन एनर्जी जो है हमारे पास, यह भी हम अपनी तरफ से ऊर्जा खर्च करते हैं जब किसी सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, तो इसलिए इसको हमने प्लस में लिखा। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है, इसमें हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अंदर अपनी तरफ से ढकेला है। क्लोरीन में जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ से ढकेला, लेकिन इसमें ऊर्जा मुक्त होती है, निकलती है इस रिएक्शन में, इस वजह से माइनस ई ए लिखा हमने। और जो लैटिस एनर्जी होती है वो हमने समझाया ही था कि लैटिस एनर्जी मुक्त होती है, इस वजह से यहाँ पर भी हो जाता है ई एल यानी कि लैटिस एनर्जी, ठीक है। अब देखो, तो ये हो गया हमारा हेस के नियम के अकॉर्डिंग, जो हमारा ओवरऑल वैल्यू होगी वो यही होगी। ये हीट ऑफ फॉर्मेशन का जो वैल्यू होगा वो टोटल यही होता है। और हीट ऑफ फॉर्मेशन हमने समझाया था कि हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, जब एनर्जी एक्सचेंज होती है तो जो टोटल एनर्जी रिलीज होती है, टोटल एनर्जी रिलीज यानी कि सब का सम, वही हमारा हीट ऑफ फॉर्मेशन कहलाता है। अब यहाँ पर हमने जो जो चीज़ लिखा है वही चीज़ हम बताने जा रहे हैं कि क्या क्या होता है। तो यहाँ पर लिखिए, U जो हमारे पास वह क्या है, NaCl बनने में NaCl की क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ही तो है, हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, सॉरी, हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखो आगे की चीज़ें, जो हमारे पास HS है वह क्या है, HES जो हमारे पास है वह है हीट ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है, तो वही लिखे रहे हैं हम, हीट ऑफ सब्लिमेशन है, ठीक है, सब्लिमेशन। और यहाँ पर जो HD/2 है हमारे पास, तो ये हमारे पास है क्लोरीन का वियोजन ऊर्जा, यानी कि वियोजन, तो क्लोरीन की हीट ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, डिसोसिएशन, ठीक। अब देखो आगे की चीज़ें, जो HD हो गया, अब यहाँ पर हम IE लेते हैं। IE क्या है हमारे पास, यह है IE क्या था, देखो सोडियम से हमने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है, तो यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं सोडियम की आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन लिख देते हैं सब कुछ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और ये सभी चीज़ें लिखते रहो, HD हो गया, IE हो गया, अब EA बचा है। EA मतलब क्या है, EA मतलब है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, तो यह किसका है, क्लोरीन का, तो Cl की लिख लो, Cl की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है, ये हो गया अफिनिटी। अब देखो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो गया, और लास्ट में हमारे पास एक ही चीज़ बचा है जिसको डिफाइन करना है, EL को हम कहते हैं लैटिस एनर्जी, तो Na प्लस और Cl माइनस की लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास जो पूरा कॉन्सेप्ट था, हमने समझाया क्या था, हेस लॉ के अकॉर्डिंग हमने पूरा समझाया। अभी
कुछ चीज़ें और बच गई हैं, तो उनको भी हम पहले कवर करना चाहते हैं, नहीं तो छूट जाएगा, फिर से दिक्कत हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें और लिखो, जहाँ जहाँ जो हमारे पास U है, ठीक है, NaCl का क्या है, NaCl का हीट ऑफ फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर NaCl के बनने में Na तथा, ठीक है, Na एंड Cl की एनर्जी है, क्या है, एनर्जी है, Na तथा Cl की एनर्जी है, लेकिन एनर्जी में होने वाली कमी को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि क्या हमने कहा कि जब NaCl बनता है Na और Cl से, तो जो U है वह उसके होने वाले एनर्जी में होने वाले कमी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है। यदि अगर इफ़ U की वैल्यू जो है हमारे पास, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर U की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, अब ज़रा ध्यान से सुनना, अगर U की वैल्यू जो है वो निगेटिव हो जाती है, ठीक है, निगेटिव हो जाती है, निगेटिव होगी, लिख लो, निगेटिव होगी, तभी बॉन्ड बनेगा। क्या हुआ, तभी बॉन्ड बनेगा, अन्यथा अदरवाइज, या फिर ऐसे लिखो, U की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो बॉन्ड ही नहीं बनेगा, तो बॉन्ड नहीं बनेगा। यानी कि क्या हुआ, ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि अगर U का जो वैल्यू है वह निगेटिव हो गया तो हमारा बॉन्ड ही नहीं बनेगा। नहीं, U का वैल्यू जो है वह निगेटिव है तो बॉन्ड बनेगा, लेकिन अगर U का वैल्यू पॉजिटिव हो गया यहाँ पर तो बॉन्ड हमारा नहीं बन सकता। ये कहता है हेस लॉ के अकॉर्डिंग ही चीज़ है, ठीक है। अब इसमें दो चीज़, एक लास्ट चीज़ बच गई है, उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, इसके यूजेज के बारे में बात कर लेते हैं कि जो हमारा बॉर्न हैबर साइकिल है इसका क्या उपयोग है। अगर आप लोग चाहेंगे जीवन में उपयोग करना तो आप कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसका उपयोग पहला इसका उपयोग है कि एटम की हम क्या करते हैं, एटम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को EA, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, लैटिस एनर्जी, ठीक है, लैटिस एनर्जी को ज्ञात कर सकते हैं। लैटिस एनर्जी IE यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी को ज्ञात कर सकते हैं, को ज्ञात करने में मदद करती है या को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है कि अगर दूसरा हमारा कहता है कि जो हमारा कंपाउंड बना है NaCl यहाँ पर, वो उसकी स्टेबिलिटी को भी बताता है। क्यों बताता है, क्योंकि जो एनर्जी निकली है या एनर्जी जो लगा है, हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है उसकी वैल्यू जितनी बड़ी होगी कंपाउंड उतना ही स्टेबल होता है। यह बॉर्न और हैबर ने ही बताया था। तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी की भी व्याख्या करता है बॉर्न हैबर साइकिल, स्टेबिलिटी की व्याख्या करता है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, हमने सब कुछ समझा दिया कि बॉर्न हैबर साइकिल क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या हैं। अगर आप लोग नहीं समझ पाए तो इस वीडियो को एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, देख लीजिए, अच्छे से समझ जाइए, क्योंकि हमने जितना भी चीज़ें थी सब कुछ समझाया था। हमने बस यह कहा था कि इसको दोबारा समझाएंगे, लेकिन समय नहीं है तो नहीं समझा रहे। और इस वीडियो में इतना ही, अब अगले लेक्चर में हम चीज़ों को लेकर आएंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आप सबको यह वीडियो समझ में आया है या नहीं। और ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस के लिए इस प्लेलिस्ट के अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पर रहो, सुरक्षित रहो, पढ़ते रहो, खेलते रहो और आगे बढ़ते रहो।